गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में लोगों ने एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में इधर उधर घूमते देखा। इस आदमी का नाम बिस्सा था। लोगों का ऐसा मानना था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सभी बीमारियों से छुटकारा दिला सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता था। बिरसा ने स्वयं यह घोषणा कर दी थी कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा करने के लिए और दीकुओं बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ ही समय में हजारों लोग बिरसा के पीछे हो लिए। वे उसे भगवान मानने लगे। उन्हें विश्वास था कि वह उनकी समस्या दूर करने आया है। बिरसा ने एक मुंडा परिवार में जन्म लिया था, जो कि एक जनजातीय समूह है और जो छोटा नागपुर में रहता है। इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी बिरसा के समर्थकों में शामिल थे। ये भी अपने आसपास हो रहे बदलाव और अंग्रेज शासन की वजह से पैदा हो रही समस्याओं से परेशान थे। उनकी परिचित जीवन शैली नष्ट होती जा रही थी, आजीविका भी संकट में थी और धर्म भी छिन भिन हो रहा था। बिरसा लोगों को किन किन समस्याओं से छुटकारा दिलाना चाहता था जिन्हें दीकू पुकारा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे? इलाके के लोग उनके गुलाम कैसे बन गए थे? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों के जीवन में किस तरह के बदलाव आ रहे थे? इस अध्याय में ऐसे ही कुछ सवालों पर गौर किया जाएगा। पिछली कक्षा में आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। अधिकतर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों और रस्मों से एकदम भिन्न थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में नजर आते हैं। एक कबीले के सारे लोग परिवार की तरह बंधे होते थे, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक भेद नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में व्यस्त थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती किया करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहते हैं। इस तरह की खेती ज़्यादातर जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग पेड़ के ऊपर हिस्से काट देते थे ताकि जमीन तक धूप आ सके और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। ऐसा करने के बाद पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जो मिट्टी को उपजाऊ बना देती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काट देते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बदले उन्हें यूं ही खेत में बिखेर देते थे। इस प्रकार जब एक बार फसल पक जाती थी तो उसे काट कर वे उसी जगह पर चल पड़ते थे जहां से उन्होंने अब अगली फसल काटी थी। वह जमीन कई वर्षों तक पड़ती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान थे। वो अधिकांश वर्षों तक पूर्वोत्तर और मध्य जो भारत की जो पर्वतीय और जो जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों का जीवन था वो जंगलों में भी रोक टोक आने जाने और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के उपयोग पर ही निर्भर था। वे केवल इसी तरह से घुमंती खेती करते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कई इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को एकत्रित करके अपना गुजारा करते थे। वे जंगलों को अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोन समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर जाते थे और जो कुछ हाथ लगता था उसका आपस में बंटवारा कर लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ों का सेवन करते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीज के तेल का उपयोग करते थे। इलाज के लिए वे अनेकों जंगली जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे।
और जंगलों से एकत्रित की हुई वस्तुओं को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और प्लास के फूलों की आवश्यकता होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही संपर्क किया करते थे। थैंक यू।